आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। तो आज एक और हम लाइव सेशन लेके आए हैं जिसमें हम डेली देश के डाउट सॉल्व कर रहे हैं। मतलब वो जो बच्चों को पढ़ते हुए मैक्सिमम बच्चों को जो डाउट्स जो हमसे पूछे जा रहे हैं, तो हम उसको लाइव सेशन के थ्रू बताएंगे। तो आज कुछ और मैं बायोलॉजी नीट के डाउट्स आपके साथ लेके आई हूँ। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डाउट नहीं पूछा है तो कमेंट्स में प्लीज डाउट पूछिए, और अगर सॉल्व करते समय भी आपको समझ नहीं आया हो तो आप फिर से बताइए, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ आज हम अपना पहला डाउट देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरे को दे रखा है एक मीडियम में जिसमें ई कोलाई ग्रो कर रहा था। सिंपल सिंपल लैक ऑपरॉन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि लैक्टोज को ऐड करते समय इंड्यूस हो जाता है लैक ऑपरॉन, यानी कि स्टार्ट हो जाता है लैक ऑपरॉन। लेकिन Why does it shut down? ये क्यों बंद हो जाता है कुछ टाइम बाद ऐड करने के लैक्टोज में? मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जब हमने एक कल्चर मीडियम में लैक्टोज को ऐड किया तो क्या हो गया, ऑन हो गया लैक ऑपरॉन। लेकिन कुछ समय बाद ही ऐसा होता है कि लैक्टोज तो हमने डाल दिया था लेकिन वो ऑफ हो गया। अब ये जानते हुए कि लैक्टोज एक हमारा इंड्यूसर का काम करता है, इंड्यूस करता है, तो उसको ऐड करने के बाद कुछ टाइम पे ये ऑफ क्यों हो गया है? तो सबसे पहले तो जिन बच्चों को लैक ऑपरॉन समझ नहीं आता है तो फटाफट से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर लेट्स सपोज ह्यूमन बॉडी है, आपकी बॉडी में अलग अलग चीजें काम करती हैं। आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स चाहिए, आपकी बॉडी में एंजाइम्स चाहिए प्रॉपर काम करने के लिए, और ये सारे क्या है, ये प्रोटीन ही तो है। और इन्हीं प्रोटीन को कौन कोड करता है? जीन्स कोड करता है। जीन्स जो कि प्रेजेंट है आपके डीएनए में। अब पूरा डीएनए जीन्स को कोड नहीं करता है। डीएनए में दो टाइप के जीन्स होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स, और एक जिसको आप बोलते हो स्ट्रक्चरल जीन्स। अब यही वो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो सिर्फ 2% होते हैं डीएनए में, लेकिन यही कुछ प्रोटीन्स को कोड करते हैं जो आपको देते हैं रिस्पेक्टिव एंजाइम या हार्मोन। तो फिर इन रेगुलेटरी जीन का क्या काम है? ये रेगुलेट करते हैं इन स्ट्रक्चरल जीन के बनने को, कि ये कितना बनेंगे नहीं बनेंगे, तो बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसे कंट्रोल करने को और बनने की बात होती है बैक्टीरिया के केस में। हर बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। ऑपरॉन बोल दिया है यहाँ पे, लेकिन जो लैक वर्ड यूज हुआ है लैक्टोज के लिए। अब फटाफट देख लेते हैं इसको बैक्टीरिया के केस में क्या होता है। बैक्टीरिया एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, इसको भी तो चीजें चाहिए अपनी चीजें करने के लिए, इसको भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी इसको मिलती है ग्लूकोज से। अब क्या है, कभी कभी लेट्स सपोज हमारे पेट में ही बैक्टीरिया है, तो हम तो कभी कभी ग्लूकोज उसको नहीं मिल पा रहा है तो हमने उसको दे दिया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में जा रहा है, या सिंपल कह दो लैक्टोज चला गया। तो अपनी वो एनर्जी यहां से लैक्टोज से भी तो ले सकता है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है उसके पास लैक्टोज भी है, तो उसकी बॉडी में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी को एंजाइम्स चाहिए, तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज आ गया उसके पास। ठीक है, ग्लूकोज के लिए उसे एंजाइम चाहिए इसको यूज करने के लिए, लेकिन उसके पास लैक्टोज भी है, तो उसको लैक्टोज के लिए भी एंजाइम्स चाहिए। अब एक सिंपल सीधी चीज देखो कि ग्लूकोज ज्यादा सिंपल है कि लैक्टोज ज्यादा सिंपल है? ऑब्वियसली ग्लूकोज हमारा ज्यादा सिंपलर है। सिंपलर चीज को ब्रेक डाउन करने में ज्यादा इजी होगा। अब ज्यादा इजी है तो वो लैक्टोज को क्यों ब्रेक डाउन करेगा? लेकिन क्या होता है, जब बॉडी में बैक्टीरिया की बॉडी में अगर ग्लूकोज नहीं है और उस टाइम उसके पास है लैक्टोज, तो इसका ब्रेकडाउन होगा एनर्जी के लिए। इसीलिए ये एक इंड्यूसर का काम करता है। यानी जब तक ग्लूकोज था तब तक वो प्रोटीन्स बना रहा था, एंजाइम्स बना रहा था जो ग्लूकोज को यूज करे। अभी क्या है, लैक्टोज आ गया है, तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन के लिए उसकी बॉडी में नहीं है प्रोटीन्स।
क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, अननेसेसरी उसको नहीं काम करना है। जो चीज छोटे काम में मिल रही है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में या ग्लूकोज को यूज करने में बेसिकली, तो लैक्टोज को क्यों यूज करेंगे? लेकिन इसी के साथ अगर मान लो ग्लूकोज बिल्कुल ही नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज तो है नहीं और लैक्टोज आ गया है, तो उस कंडीशन में इसका ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा और फिर डीएनए के जो जीन्स हैं, रेगुलेटरी जीन्स और स्ट्रक्चरल जीन्स अपना काम करने लगते हैं। तो लैक ऑफ प्रॉन में बेसिकली होता क्या है? अब एक चीज और याद रखो, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो जीन, इसको बोलते हैं रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन यानी बॉडी के जो जीन्स हैं वो बनाते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन जो आपको हेल्पफुल है, यूज कर रहे हैं। अब ये होता कब है? डीएनए रेप्लिकेट हो गया, डीएनए फिर एमआरएनए बनाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी हो जाती है और फिर ये जो एमआरएनए है, फिर हमें फाइनली प्रोटीन्स मिलते हैं राइबोसोम्स की मदद से और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो बॉडी में जो भी प्रोटीन यानी एंजाइम हार्मोन बनाता है तो वो ट्रांसलेशन बना रहा है। तो ये जो रेगुलेशन होता है ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल में होता है कि हमको कौन कौन से प्रोटीन्स आगे बनाने हैं, पहले इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब यही चीज अब हम इसमें रिलेट करेंगे। देखो कैसे। अब मान लो मैंने बोला था कि हमारी बॉडी में है कुछ रेगुलेटरी जीन्स और कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स अब वो प्रोटीन बनाएंगे। लैक्टोज या ग्लूकोज को यूज करने के लिए जो प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज को यूज कर लेगा, आसान है। लैक्टोज क्योंकि अलग है तो इसको यूज करने के लिए प्रोटीन्स बनेंगे, जो कौन बनाएगा? स्ट्रक्चरल जीन बनाएंगे। और रेगुलेटरी जीन ये बताएगा कि वो कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, यानी कि वो कंट्रोल करेगा उन जीन्स को बनने का, क्योंकि वो हमेशा ग्लूकोज ही यूज करता है। वो सिर्फ तब करेगा लैक्टोज को ब्रेक डाउन जब ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज है, तो सिर्फ तब ही वो वाले जीन्स बनेंगे। ये चीज अब बिल्कुल समझ आ गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे हमने कहा हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ये वो एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करेंगे, जो जरूरत होगी लैक्टोज के ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए बैक्टीरिया को। अब क्या होगा जब हमारे पास लैक्टोज नहीं है? तो वो हो सकता है वो ग्लूकोज को यूज कर रहा हो, ठीक है। तो अननेसेसरी ये प्रोसेस नहीं होगा, ये सारे एंजाइम नहीं बनेंगे। तो हमारे पास क्या होता है? एक रिप्रेसर होता है और एक ऑपरेटर होता है। ये है लैक ऑपरॉन की मशीनरी, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली जीन, ये जो डीएनए में ही ये सीक्वेंसेस हैं। तो रिप्रेसर क्या करता है? यहाँ पे आ गया ऑरेंज वाला, यहाँ पे आके ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया। तो बाइंड होने के बाद क्या हो गया? एक तरीके से यहाँ पे रुकावट आ गई। अब ये जो एमआरएनए है जिसको आगे ट्रांसलेशन जब इसकी होगी, तो जब ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो? जब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से आगे जाएगा, आगे क्या होगा? ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगी। अब जब ये आगे जा ही नहीं पाएगा तो ये सारे एंजाइम नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब क्या है? दूसरी कंडीशन में हमारे पास ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज है, तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा एनर्जी के लिए। जब इसका ब्रेक डाउन किया तो हुआ क्या? लैक्टोज एक काम करता है इंड्यूसर की तरह। तो वो इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज। ये लैक्टोज ने क्या किया? इस रिप्रेसर के संग ज्वाइंट हो गया। ये देख रहे हो इस तरीके से लैक्टोज प्लस रिप्रेसर आपस में ज्वाइन हो गए। अब ये आपस में ज्वाइन होके इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके की हो गई, चेंज हो गई कि वो ऑपरेटर के साथ यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पाया। जब ज्वाइन नहीं हो पाया तो यहाँ पे रास्ता मिल गया आरएनए पॉलीमरेज को जाने के लिए, वो यहाँ से चला जाएगा और सारे एंजाइम बनाने लगेगा। तो ये जो हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटिलेज, हमारे सारे वो एंजाइम्स बनेंगे अब, जिससे लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा एनर्जी के लिए। तो ये था हमारा लैक ऑपरॉन, ठीक है। अब ये हमें समझ आ गया। क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछ रहा था कि लैक ऑपरॉन शट क्यों हो जाता है फिर ऐड करने पे।
अब देखो होता क्या है, लैक्टोज ऐड किया, ठीक है, बैक्टीरिया ने उसको यूज किया। क्यों यूज किया? ये जो लैक्टोज है इसने एक इंड्यूसर की तरह काम किया, ये बाइंड हो गया रिप्रेसर के साथ, और बाइंड हो गया तो क्या हो गया, फाइनली हमारे पास ट्रांसलेशन हो गई, हमें वो एंजाइम्स मिल गए। अब वो लैक्टोज का ब्रेकडाउन कर रहा है। अब ये जो लैक्टोज ही तो बाइंड हो रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारा यूज हो जाएगा। अब जब वो सारा यूज हो गया तो रिप्रेसर के पास बाइंड करने के लिए नहीं था, बाइंड नहीं किया, ठीक है, यानी कि लैक्टोज प्लस रिप्रेसर नहीं बन पाया। तो रिप्रेसर क्या हो गया, अब फिर से फ्री हो गया, ये जाके बाइंड कर देगा ऑपरेटर के संग और फिर से हो जाएगा शट डाउन, ऑफ। क्यों? अब ये वाली कंडीशन जब ये बाइंड हो गया तो आगे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे उन एंजाइम्स के लिए। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा लैक ऑपरॉन यहाँ पे डिस्कस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमी एड्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे टेक्सोनोमिक जो वर्ड है टेक्सोनोमी से आया है। कितनी सारी हमारे पे डाइवर्स वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, चाहे हम सिंपल बैक्टीरिया की बात करें, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, यूनिसेलुलर की बात करें या मल्टी सेलुलर की बात करें, हमारे पास लार्ज वैरायटी है। और इन सब की आइडेंटिफिकेशन के लिए या इनको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए हमने क्या की, उनकी क्लासिफिकेशन की। अब जब हमने उनको क्लासिफाई कर लिया, हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। हमने अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया, टेक्सॉन्स में डाल दिया, ग्रुप्स में डाल दिया। अब एक छोटी सी चीज देखो, सपोज कोई आपको एक नई चीज मिली, आप कैसे पता लगाओगे वो क्या है? ठीक है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, या लेट्स सपोज आपको पता है, आपको उसको प्रिजर्व करना है। तो जब भी हम आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए या फिर प्रिजर्वेशन पर्पसेस से, जिससे कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी स्टोर रहे, तो उसके लिए हम टेक्सोनोमिक एड्स का यूज करते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे। तो सबसे पहले है हमारे पास हर्बेरियम। अब याद है बचपन में हम क्या किया करते थे, फ्लावर को हम ड्राई करते थे, प्लांट्स को ड्राई करते थे, उसको सुखाते थे, उसको शीट्स के अंदर प्रेस करते थे, ये वही चीज है। तो यहाँ पे क्या किया, उन स्पेसिमेंट्स को हमने प्रेस किया, ड्राई किया और उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने वहां पे मेंशन कर दी। तो आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, आपने उसको प्रिजर्व भी कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल जो कि यूज्ड होता है हमारे प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को वहां पे ग्रो किया जाता है नॉर्मल कंडीशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत जगह होती है, और वहां पे उन प्लांट्स की लेबलिंग होती है, जिसमें उसके जो जीनस है, कौन सी फैमिली का है, कौन सा स्पीशी है, वो सब मेंशन किया होता है। इसी तरीके से होता है जूलॉजिकल पार्क, जो कि एनिमल्स के लिए होता है। सिंपल सिंपल भाषा में कहें तो जूस, उनको प्रिजर्व कर दिया। जो अब इतने ज्यादा नंबर में नहीं है, तो हमने उनको एक फिक्स्ड बाउंड्री में वहां पे प्रिजर्व कर दिया, वहां पे लोग उनको देख भी सकते हैं। और हमारे पास आ जाता है म्यूजियम। इससे आप डेफिनेटली रिलेट कर सकते हो, आपने देखा होगा आपकी लैब्स में ग्लास के बॉटल्स में वहां पे प्रिजर्व किए होते हैं स्पेसिमेंट्स, कोई भी एनिमल्स, कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह, तो वो क्या है, म्यूजियम है। तो वहां पे आप इस तरीके से बेसिकली इसका क्या काम है, प्रिजर्व कर रहे हो। देन हमारे पास आता है फ्लोरा। फ्लोरा यहाँ से अगेन प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। ये क्या बेसिकली है, एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंटेशन कर दी है किसकी, सारे के सारे प्लांट्स में जो एक गिवन एरिया में पाए जाते हैं, यानी एक लोकल एरिया में जो पाए जाते हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमने वहां पे लिख दी। क्या उनकी लाइफ है, कब वो फ्लावर करते हैं, फ्लावरिंग कब होती है, क्या उनका फ्रूटिंग सीजन है, वो सब कुछ। देन उसके बाद एक यहाँ पे आपको मैनुअल दिख रहा है, नाम से ही पता लग रहा है जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हो, आपको उसमें क्या लिखा होता है, पूरा मैनुअल, कैसी चीज काम करेगी, कुछ ऐसे ही यहाँ पे पूरा प्रोसीजर लिखा है। किस बेसिस में, कोई आपने प्लांट उठाया, आप उसमें पढ़ते रहे, आपने एक चीज देखी, फिर आपने स्टडी किया कि यार ये किस कैटेगरी में फॉल होता है, ऐसे धीरे धीरे आप उसको क्लासिफाई करते चले जाओगे और आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। रूल्स हैं बेसिकली। देन हमारे पास आता है मोनोग्राफ। कुछ कुछ ये थोड़ा सा फ्लोरा से रिलेटेड है, लेकिन बेसिकली ये है क्या, यहाँ पे भी किसी एक चीज की सारी
बारे में लिखा है, बट किसी एक ही के बारे में। तो एक सिंगल टॉपिक के बारे में, एक सिंगल ग्रुप के बारे में, पूरा उसका न्यूमेनक्लेचर, किस तरीके से वो यूज होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, और ये किसी एक पर्सन के थ्रू ही लिखी जाती है, तो दैट इज मोनोग्राफ। बच गया हमारे पास कीज। कीज क्या है? अब सपोज आप दो चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ले लिए। जहां पे आप एक, अगर आपको पता लगाना है तो आपने क्या किया, पता लगाया आपने कि ये कौन सा पर्टिकुलर किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो वहां से आप सीधा या तो वो एलिमिनेट हो जाएगा या वो फीचर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वहां पे दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स करके जॉइन एक कपलेट्स बनाया जाता है, जिसपे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये है आपके टेक्सोनॉमिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है? अब इसमें ऐसी वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट किसी तरीके से डिवाइड हुआ। अब डिवाइड कैसे हुआ? या तो उसमें कोई फिजन हो गई, या लेट्स सपोज कोई स्पोर्स हो गए, वो जर्मिनेट हो गए। तो बेसिकली एक ही पेरेंट से एक न्यू इंडिविजुअल आपको मिल रहा है। और होता क्या है, जो नेक्स्ट जनरेशन, जो प्रोजेनी आई है, वो एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे दो सेक्सेस इन्वॉल्व हैं, एक फीमेल हो गई, एक मेल हो गए। तो ये आपस में किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं? थ्रू गैमीट्स। फॉर एग्जाम्पल्स अगर मैं ह्यूमंस में लेती हूँ तो एग्स एंड स्पर्म्स हो गया, तो यहाँ पे दो गैमीट आ गई, तो इनकी यहाँ पे फ्यूजन होती है, जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो हमारे पास जो भी न्यू इंडिविजुअल बना, इनिशियली जाइगोट है, फिर ये ग्रो करके एक पूरा अडल्ट इंडिविजुअल बन जाएगा। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म में क्या है, दोनों के ही फीचर्स हैं, 50% मेल के एंड 50% फीमेल के। तो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाती है वेरिएशन। अब ये तो हो गया डिफरेंस, तो बेटर कौन सा है? डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब वेरिएशन ही आ गए तो यहीं पे वो बेटर हो गया। कैसे? वेरिएशन की ही वजह से धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है। जब ये मिक्सिंग होती है पेरेंट्स से और मदर, दोनों ही फादर एंड मदर से फीचर्स तो आ रहे हैं, ये मिक्सिंग होते वक्त यहाँ पे खुद के भी चेंजेस आते हैं। अब एक चीज और, जब वेरिएशन आ रहे हैं, सपोज कोई लेट्स सपोज एसेक्सुअल का लेते हैं, अगर पेरेंट में कोई डिसऑर्डर है तो वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो वेरिएशन ही है मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें बेटर हो जाती हैं। नेक्स्ट आउट देख लेते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसे ज्यादा रूट कॉज है व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन द रेगुलर साइक्लिंग ऑफ फीमेल। मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं हो रही है रेगुलर साइक्लिंग में? अब सबसे पहले यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 दिन की साइकिल होती है फीमेल्स में। अब इसके अलग अलग फेज हैं। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि मेंस्ट्रुएशन। एक फेज होता है इसका, उसके बाद फॉलिक्यूलर फेज, नेक्स्ट ओव्यूलेटरी फेज, एंड लास्ट इज द ल्यूटियल फेज। तो सबसे पहले तो फटाफट देख लो, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है। हमको पता है कि फीमेल का एग एक महीने में एक ही बार बनता है, ठीक है। अब जब ये एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ, तो ये जब फर्टिलाइज होगा तो बेबी बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। इस जाइगोट ये कहाँ पे डेवलप होगा? यूटरस में डेवलप होता है। तो यूटरस, ताकि उसको सपोर्ट कर पाए, यूटरस की लाइनिंग थिक होने लगती है। तो यूटरस, जिसकी लाइनिंग को क्या बोलते हैं? एंड्रोमेट्रियम। ये लाइनिंग थिक होने लगती है, ठीक है।
अब मान लो अगर जाइगोट नहीं बना यानी कि स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये जो लाइनिंग है वो फिर टूटने लग जाएगी। फालतू में क्यों बनेगी, वो तो नुकसान पहुंचाएगी। एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, तो उस टाइम पे ये डिसइंटीग्रेट होने लगती है, तो ये टूटने लगती है, तो ये ब्लड के थ्रू ह्यूमन बॉडी से बाहर आता है। तो ये हो गया इसका मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, एक एग बना, फर्टिलाइज नहीं हुआ, ब्लीडिंग हो गई। अब क्या हो गया, नेक्स्ट फिर से एग बनेगा, मंथ में एक एग बनेगा। तो क्या होता है, पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन आता है और ओवरी क्या करता है, फॉलिकल्स बनाता है। ये एफएसएच हार्मोन इन फॉलिकल को मैच्योर करता है एंड फाइनली मैच्योर एग बनाने में हेल्प करता है। ओव्यूलेटरी फेज में यही होता है कि यही एग फिर बन जाता है और फिर अपनी जगह पे आ जाता है, मैच्योर हो गया। ठीक है, अब जब एक मैच्योर हो गया वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अब यहाँ पे स्पर्म आएगी और उसको फर्टिलाइज करेगा। तो ल्यूटिस फेस में एक चीज होती है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। ये बेसिकली क्या होता है, दीज आर मास ऑफ सेल्स जो कि रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो हमारे चार हार्मोन हो गए, एक हो गया हमारा एफएसएच और एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, जो कि एग्स को बनाने में मदद कर रहा है। एग बन गया, अब इनका कोई काम नहीं है। फिर इनके बाद काम आने लगते हैं प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन, अब जो कि एंडोमेट्रियम या प्रेगनेंसी में कंट्रोल करेगा। तो ये मास ऑफ सेल्स क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रेगुलेट करेगा थिकनिंग को, कि कितनी थिकनिंग होनी है, अच्छे से थिकनिंग होनी है। पूरी प्रेगनेंसी में बहुत सारी मदद करता है न्यूट्रिशन के लिए, ताकि प्रॉपर प्रेगनेंसी हो पाए। उसी तरीके से ये रेगुलेट कर रहा है ईस्ट्रोजन के काम को भी। ईस्ट्रोजन बहुत सारे काम तो करता ही है, सेक्सुअल फीचर्स लाता है फीमेल्स में, इसके साथ ये भी थिकनिंग में करता है हेल्प। तो ये होता है कॉर्पस ल्यूटेलम। तो डेफिनेटली एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये कॉर्पस ल्यूटेलम का जो पूरा रोल है ये डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन पे। ये डिपेंड करता है किस पे, फर्टिलाइजेशन में, कि फर्टिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही। डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आगे नहीं बनेगा, लाइनिंग टूट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई यानी कि ब्लीडिंग नहीं हुई। अब ये तभी नहीं होगी, सिंपल सी चीज है, जब एग फर्टिलाइज हो गया है, क्योंकि ये जो लाइनिंग है वो नहीं टूटेगी, क्योंकि ये बेबी को सपोर्ट करेगी। तो आंसर ये बिल्कुल सही हो गया कि फर्टिलाइजेशन हो गई है ओवम की, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हाइपरट्रॉफिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन हो रही है। अब ये तो सेकेंडरी चीज हो गई, हाइपरट्रॉफिक मतलब ज्यादा ही एबनॉर्मल तरीके से लाइनिंग बन रही है। अभी लाइनिंग कब मेंटेन होगी, जब वो आगे की चीज होगी, है ना। जब क्या हुआ है कि अब लाइनिंग तब बनेगी जब फर्टिलाइज हो जाएगा। सिमिलरली मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन सारे हो गए, ईस्ट्रोजन हो गया, अब इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है क्योंकि एग फर्टिलाइज हो गया है, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया एग और स्पर्म का। और साथ साथ मीनवाइल जब ये सारी चीजें एग बन रहा था तो यही लाइनिंग दोबारा बनने लगी, यही एंड्रोमेट्रियल लाइन दोबारा बनने लगी, ताकि यहाँ पे जब जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, वो प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, तो सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कॉजेज हो गए। देन लास्ट क्या है, रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये भी मैंने बता दिया, ये भी दूसरी चीज हो गई बाद में। कॉर्पस ल्यूटियम का रोल तो तभी है ना जब फर्टिलाइज होगा, जब ये फर्टिलाइज होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा, एंड्रोमेट्रियम थिक हो जाएगी। बट अल्टीमेटली इन सबसे पहले हो क्या रहा है, फर्टिलाइजेशन। तो आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन हमारा फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही आ गया। अभी ही समझाया था कि हायर ऑर्गेनिज्म क्यों रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आंसर सबका सेम है। हायर ऑर्गेनिज्म रिसोर्टेड मतलब क्यों अडॉप्ट कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जबकि वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। डेफिनेटली ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स है तो
एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। अब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी लगा रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो क्यों फिर अपनाएगी? क्यों? रीजन यही है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने ही एडवांटेजेस हैं। और वो पूरे एडवांटेजेस क्या हैं कि वहां पे दोनों ही पेरेंट्स के गैमीट इन्वॉल्व हैं, तो वेरिएशन होते हैं। जब वेरिएशंस होती हैं तो डेफिनेटली सर्वाइवल का चांस भी बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अच्छे जीन्स दोनों पेरेंट्स से आ रहे हैं। तो हो सकता है एक डिसऑर्डर जो दूसरे पेरेंट में हो सकता है वो किसी तरीके से हिंडर हो गया। लेट्स सपोज फादर, पेरेंट, पैटर्नल, मैटरनल, मदर, यहाँ से कोई चीज आई पर मदर से कुछ ऐसे आया कि डिजीज नहीं हो पाई, तो वहां पे बढ़ गया। जब दोनों के ही चीजें आ रही हैं, या मान लो कोई डिजीज है जो कि रेसेसिव है, एक से आएगी तो नहीं होगा, दोनों से आएगी तो नहीं होगा, तो अगर मैटरनल से वो डिजीज नहीं आ रही है तो वो डिजीज नहीं होगी। तो यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड डेफिनेटली एवोल्यूशन को भी ये ट्रिगर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक सैंपल ऑफ हेल्दी ह्यूमन ब्लड क्या होगा? अल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब होता है? जब pH 7 होता है। अगर लेस देन 7 हुआ तो एसिडिक, अगर मोर देन 7 हुआ तो अल्कलाइन यानी कि बेसिक। अब अगर मैं ह्यूमन ब्लड की बात करती हूँ तो जिसका जो ब्लड का pH होता है वो मेंटेन रहता है 7 के आसपास। अब वो वैल्यू क्या है? इट इज 7.35 से लेकर के 7.45 और मोस्टली आपको 7.4 दिखेगा इसका pH। अब ये pH क्यों मेंटेन रहता है? ब्लड में तो बहुत सारी चीजें आएंगी। लेट्स सपोज अगर ये ही उसको मेंटेन करना है तो ब्लड में तो क्या हो गया, हम एसिड्स कंज्यूम कर रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं तो लैक्टिक एसिड आ गया, कीटोन बॉडीज आ जाती है। मान लो किडनी और लंग ठीक से काम नहीं कर पाई तो इसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड हमारा एसिडिक हो जाएगा। तो ये तो हमें नहीं रखना, तो इसके लिए क्या होगा? हमारे ह्यूमन ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, एल्ब्यूमिन्स होते हैं, ये काम करते हैं बफर की तरह, यानी कि जो मेंटेन करते हैं पीएच। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? ये अटैच हो जाते हैं टाइनी एसिड मॉलिक्यूल्स के संग। जब ये अटैच हो जाएंगे तो उसको कर देंगे न्यूट्रलाइज। ठीक है, और ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड कौन कर रहा है? मेंटेन तो कर दिया इन्होंने, बफर का काम कर दिया, प्रोवाइड कौन करता है? इनके अंदर होते हैं ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है? अल्कलाइन, और अल्कलाइन भी ज्यादा नहीं, इट इज वेरी स्लाइटली बेसिक। तो हमारा ह्यूमन ब्लड क्या होता है? स्लाइटली बेसिक और अल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अगर 4 इंडिविजुअल लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्लूइड्स डाइट, यानी कि एक फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन है, टोटल कितने लोग हैं वहां पे? 40 लोग, मतलब यहाँ पे फ्रूट फ्लाई 40 हैं, उनमें से 4 की डेथ हो गई, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेथ्स कितनी हुई? 4। तो यहाँ पे पूछ रहा है विद इन अ वीक है, डेफिनेटली एक टाइम इंटरवल दे रखा है, तो डेथ रेट क्या होगा? डेथ रेट क्वेश्चन में पूछा है, चाहे क्वेश्चन में बर्थ रेट पूछा है, याद रख लो इसका फॉर्मूला, डेथ होगा नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल इंडिविजुअल, टोटल पॉपुलेशन। सिमिलरली बर्थ रेट होगा कितनी न्यू बर्थ हुई अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? डेथ रेट निकालना है, तो डेथ रेट विल बी इक्वल्स टू जितनी डेथ हुई 4 अपॉन 40, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0.1 हो गया डेथ रेट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक डिजीज्ड मैन है जो एक नॉर्मल वुमेन से उसकी शादी होती है, 3 डॉटर और 5 सन हुए। अगर डॉटर सारी की सारी डिजीज्ड होंगी, सन सारे नॉर्मल होंगे, तो किस टाइप की डिजीज होगी? अब पहले देख लो कि क्या है, मैन जो है डिजीज्ड है, ठीक है, ये डिजीज है तो इसको इस तरीके से बना लेंगे, इसकी शादी जिस वुमेन से हुई है वो नॉर्मल है। अब इनके कितने बच्चे हो गए? इनके हो गए 8 किड्स। अब ऑर्डर यहाँ पे नहीं दे रखा है तो हम रैंडम बना लेते हैं। 3 है डॉटर्स और कितने हैं? 5 मेल्स हैं, 5 सन्स हैं,
और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डॉटर है वो डिजीज्ड है। अब डिजीज डॉटर है, अब एक चीज देखो, एक्स वाई मेल हो गया, ठीक है, एक्स एक्स फीमेल हो गई है। अब यहां पे क्या हो रहा होगा, एक मदर से आ रहा होगा एक्स, ठीक है, और एक फादर से आ रहा होगा, तो तीनों में एक मदर से आ रहा है एक्स, और एक एक्स कहां से आएगा, फादर से आएगा, ठीक है। सिमिलरली अब इनके पास जो सन है उनके पास वाई आ रहा होगा फादर से, और मदर से क्या आ रहा होगा, एक्स, फादर से क्या आ रहा है, वाई। अब अगर ये डिजीज्ड है, मदर डिजीज थी, अब एक चीज देखो, मदर से एक एक्स आया, ओनली वन आया, फिर भी वो डिजीज्ड हो गई, यानी डेफिनेटली ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर। अब क्योंकि क्रोमोसोम्स एक्स वाई क्रोमोसोम्स में जा रहे हैं तो ये सेक्स लिंक हो गया। अब एक चीज देखो, अगर हम सन से भी देखते हैं, सन सारे के सारे नॉर्मल हैं, तो वाई तो नॉर्मल ही है। अगर यहाँ पे एक्स आ रहा है तो डेफिनेटली अगर एक भी एक्स होता तो वो डिजीज होता। इसका मतलब क्या हो रहा है, मदर से भी एक एक्स यहाँ पे नॉर्मल ही आ रहा होगा, तो ये सारे नॉर्मल हो रखेंगे। तो जो हमारी कंडीशन है उस हिसाब से क्या हो गई, हमारे पास सेक्स लिंक डोमिनेंट, और सेक्स लिंक भी कौन सा होगा, एक्स लिंक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम एग्जेम्प्लीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने को है कि ये तीनों ही जीनस हैं अलग अलग बैक्टीरिया के, और ये कौन से बैक्टीरिया है, आर्के बैक्टीरिया। अब हमको पता है एक हो गए हमारे बैक्टीरिया, एक हो गए हमारे आर्के बैक्टीरिया, और हमारे हो गए यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया आपस में अलग होते हैं, और आर्के बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में थोड़े से चीजें सेम होती हैं, ये ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो ये तीनों ही अगर है हमारे आर्के बैक्टीरिया, तो देख लेते हैं आर्के बैक्टीरिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया की ही तरह इनके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, सिंपल होता है, सर्कुलर लूप होता है, सिंगल लूप, ठीक है। इनके पास भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, कौन से, 70S राइबोसोम्स, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह होता है। सर्कुलर डीएनए हो गया। अब एक चीज यूकैरियोट्स की तरह सेम होती है, यूकैरियोट की तरह सेम होती है कि इनके पास हिस्टोन्स होते हैं। हिस्टोन्स एसोसिएटेड रहते हैं डीएनए से, ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। इनके पास होते हैं कई सारे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस। पहले तो ऑप्शन में तो ये बैक्टीरिया बोल रहा है, तो ये तो यही गलत हो जाएगा, ये बैक्टीरिया है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं, अब यहाँ पे एक चीज है कि साइटोस्केलेटन की बात की है। अब अगर मैं इसकी बैक्टीरिया और आर्किया की बात करती हूँ, इन दोनों में एक चीज और डिफरेंस है कि बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, वेराज आर्किया के पास नहीं होती। देन तो डेफिनेटली ये आर्के बैक्टीरिया ही होगा, तो थर्ड एंड फोर्थ में से हमारा आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है आर्की बैक्टीरिया कंटेन करते हैं एक प्रोटीन जो कि होमोलोगस है यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन से, बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया था यहीं पे इनके बीच में एक चीज कॉमन है कि जो पैकेजिंग होती है जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन के थ्रू, यहाँ पे भी इनके पास वो प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, दे लैक हिस्टोन्स, ये गलत है, बट डीएनए इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड, ये सही है। तो लैक हिस्टोन्स नहीं, ये इनके अंदर होते हैं, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्रॉस दे रखा है, बोल रहा है कि रेड और व्हाइट को जब क्रॉस किया तो रेशियो आया इन F2 जनरेशन 60:20, देन ऑन सेल्फिंग हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर्स ऑफस्प्रिंग क्या होंगे। तो पहले क्रॉस देख लेते हैं, ये बोल रहा है रेड और व्हाइट फ्लावर्स,
अब रेड जो है हमारा डोमिनेंट होता है तो उसको कैपिटल आर ले लेते हैं। ये क्या होगा? रेसेसिव, तो स्मॉलर। अब हमको पता है हमारी जो F1 जनरेशन आएगी वो सारी इस तरीके से होगी, ऑल विल बी रेड। जब F2 जनरेशन में हम इसको क्रॉस करेंगे, सेल्फ क्रॉस करेंगे, तो ये हमारे गैमीट्स रहेंगे। बिल्कुल कैपिटल हमारा टॉल एंड शॉर्ट प्लांट वाला है, तो हमें 1:2:2:1 का मिलेगा जीनोटाइप, जिसमें एक हमारा कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और दो होंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि हेट्रोजाइगस। फिनोटाइप जो हमें मिलेगा 3:1, यानी कि रेड हो गए हमारे 3 और वाइट हो गए हैं हमारे 1। तो ये 3:1 का रेशो है, देख लेते हैं। 20:3 हमारा 60 आ गया। तो अगर 60:20 यानी कि अगर वाइट हमारे 20 होंगे तो रेड हमारे 60 होंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अब फिर से हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर को किया। अब रेड फ्लावर हेट्रोजाइगस ये वाले होंगे, जब फिर से इनको क्रॉस करेंगे फिर से हमें ये सेम रेशो मिलेगा, 3:1 का रेशो मिलेगा। अब देखते हैं ये कहाँ पे फॉलो होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही हो जाएगा ना क्रॉस, फिर से हमें सेम रेशो मिलेगा। अब डेफिनेटली रेड ज्यादा होगा, व्हाइट कम होगा। 50:48 तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये तो लगभग दोनों आसपास हैं, ये भी नहीं होगा, इतना कम नहीं होगा हमारा। अब क्या ये 3:1 के क्लोज है? ये भी नहीं आ रहा। अब ये देखो, 24:3 अगर आप करते हो 72, तो ये आपको डेफिनेटली 3:1 रेशो देगा, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट डिप्लॉयड है और फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉयड है, एंडोस्पर्म की क्या होगी? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एंजियोस्पर्म में होता क्या है। हमारे पास होता है फीमेल गैमीट विच इज द एग और मेल गैमीट जो कि पॉलन होता है। अब एग ये कहाँ होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। तो एम्ब्रियो सैक में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक तो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई जो दो होते हैं और एक होता है सिंगल एग। पॉलन जो है दो स्पर्म्स या दो मेल गैमीट को रिलीज करता है, एक जो इसके संग फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक एग के संग करता है। एग के संग फ्यूजन को बोलते हैं सिमगैमी और इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल का स्पर्म, तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया और यहीं पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा ये एंडोस्पर्म इसको क्या करता है? नरिश। अब देखो क्या हो रहा है, यही चीज हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे। अब बोल रहा है जो मेल है वो डिप्लॉयड प्लांट है, डेफिनेटली डिप्लॉयड प्लांट है। जब इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, फाइनली हमें जो गैमीट्स मिलेंगे वो 4 हेप्लॉइड मिलेंगे, यही होते हैं। तो जो गैमीट हो गया इसका हेप्लॉइड ही होगा, तो वी हैव एन। अगर हम फीमेल में देखते हैं तो वो बोल रहा है कि वो है ही टेट्राप्लॉइड, यानी कि 4n है। तो जब इसकी मियोसिस होंगी तो हमें जो 4 गैमीट्स मिलेंगे वो डिप्लॉइड मिलेंगे, मियोसिस 1 and 2, यानी इसके गैमीट्स होंगे 2n। अब देखते हैं यही वाली चीज जो हमने फॉलो की थी, क्या होगा? एंडोस्पर्म कैसे बनता है? पोलर न्यूक्लियाई। अब इसके दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे, एक और दो, और इसके संग फ्यूज करेगा एक मेल गैमेट जो कि है m। तो क्या होगा टोटल प्लॉइडी? 5n, तो इट विल बी पेंटाप्लॉइड। अब यहाँ पे कलर ब्लाइंड का क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से हम क्रॉस से रिलेटेड करेंगे। एक मैन जिसका फादर कलर ब्लाइंड है मैरी करता है एक वुमेन जिसका कलर ब्लाइंड मदर है लेकिन नॉर्मल फादर है। शादी किसकी हो रही है? एक मेल एक फीमेल की, ठीक है, एक मैन जिसके फादर कलर ब्लाइंड है। तो इनके जो फादर हैं, मतलब लेट्स सपोज ये इनके फादर मदर है,
ये इनके बच्चे हैं। सिमिलरली इनकी मदर एंड फादर। अब क्या बोल रहा है, इस मेल के फादर कलर ब्लाइंड थे, ये कंडीशन हो गई। वुमेन इनकी मदर कलर ब्लाइंड थी, इन वुमेन की मदर कलर ब्लाइंड थी, लेकिन फादर बिल्कुल नॉर्मल थे। What percentage of male of these children will be color blind? अब इनके भी बच्चे हुए, let's suppose ये अगर इनकी डॉटर भी होंगे मान लो, इनके मेल्स भी होंगे मान लो, तो इनके जो मेल्स होंगे ये पूछ रहा है इसकी परसेंटेज क्या होगी कलर ब्लाइंड होने की। अब देखो, सबसे पहले तो कलर ब्लाइंड होता है ऑटोसोमल रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है, एक्स लिंक या वाई लिंक नहीं है, रेसेसिव है। रेसेसिव का मतलब अगर लेट्स सपोज ये अगर एक फीमेल है, इसमें अगर एक है तो ये रेसेसिव है, यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ कैरियर होगी। अगर ये दोनों में होगा तभी जाके ये कलर ब्लाइंड होंगी। अगर यही चीज फीमेल मेल्स में देखते हैं तब एक है दूसरा एक्स तो है ही नहीं, तो ये ही क्या हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे यही चीज देखते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो फादर है ये क्या है, कलर ब्लाइंड है, तो इनका ये होना चाहिए। अब ये अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो कैरियर नहीं है, कलर ब्लाइंड है, तो दोनों ही एक्स में होगा। अब इनके पास एक एक्स और एक वाई, मदर से एक्स आएगा, मदर तो नॉर्मल है, फादर से एक्स आएगा तो ये तो नॉर्मल हो गए। इनके पास एक एक्स यहां से आया और फादर इनके नॉर्मल थे, और एक एक्स यहां से आया तो दिस इज नॉर्मल, और एक यहां से आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगी, कैरियर। अब हमारा देखो क्या हो गया क्रॉस, एक नॉर्मल फादर और एक कैरियर मदर, इनके गैमीट्स बना दो। ठीक है, अब इनका फ्यूजन देखो, हमको मिली एक एक्स एक्स, एक ये मिला, अब देखो क्या हो रहा है, ये क्या है, रेसेसिव है, दोनों में होने चाहिए, और ये फीमेल है तो दिस इज फीमेल कैरियर। ये क्या है, मेल्स है, दिस इज सॉरी ये क्या है, फीमेल है, दोनों में ही नहीं है तो दिस इज अगेन फीमेल नॉर्मल। ये दोनों मेल है लेकिन ये क्या हो जाएंगे, दिस मेल। अब इसमें एक ही है रेसेसिव है, एक के होने से दूसरा एक्स तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड। और ये क्या है, नॉर्मल। तो 50-50% चांस तो वुमेन के हो गए और मेल के, यानी कि अगर 50 गर्ल है तो 50 तो बॉय होंगे। अब बॉय में भी क्या आ रहा है, दो है तो एक नॉर्मल होगा और एक कलर ब्लाइंड होगा, यानी कि कलर ब्लाइंड होने की कितनी परसेंटेज हो गई, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 20% एडेनाइन है अमंग द बेसिस इन डीएनए जिसकी लेंथ है 6.8। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन दिस डीएनए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डीएनए की लेंथ कितनी दे रखी है, 6.8 नैनोमीटर, विच इज 6 into 10 raised to power -9। तो इसको अंगस्ट्रॉन्ग में कर देंगे तो 68 अंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी डीएनए की लेंथ आ गई। अब इस डीएनए में हमारे अलग अलग बेसेस हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा फॉर्मूला होता है which is length of DNA is equals to जो भी डिस्टेंस है बिटवीन दी बेस पेयर्स जो कि फिक्स रहता है, और जितने हैं टोटल बेस पेयर्स, तो पहले तो टोटल बेस पेयर यहां से निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ डीएनए कितनी है, 68 आर्मस्ट्रॉन्ग, डिस्टेंस कितना होता है, ये फिक्स रहता है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, इनटू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स हम निकाल देंगे। अब क्या आ गया, इसको हम डिवाइड हो गया
3.4 से, तो द आंसर इज 20 बेस पेयर्स। तो अगर हमारे टोटल बेस पेयर्स 20 हैं, बेस पेयर्स 20 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने हो जाएंगे? 40। अब ये देखो टोटल बेसिस 40 हैं और एडिनाइन कितने बोल रहा है? 20%। एडिनाइन इज 20% ऑफ टोटल विच इज ऑफ 40। तो कितने आ जाएंगे? 20%, 20/100 इंटू 40, ये गए तो हमारे कितने आ गए? 8 एडिनाइन है। अब एडिनाइन और थाइमीन आपस में जुड़ते हैं, तो अगर 8 एडिनाइन है तो थाइमीन भी कितने होंगे? 8। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये चीज मिल गई। अब देखो, अगर ये हमारा शार्ग्राफ रूल के हिसाब से हमें थाइमीन मिल गए, तो हमारे जी और सी कितने होंगे? अब देखो, अगर टोटल है 40, इसमें से 8 एडिनाइन और 8 थाइमीन यानी कि 16 है, तो जी प्लस सी कितने हो गए हमारे पास? टोटल 24। अब ये भी जितने जी होंगे जितने सी होंगे, तो जी भी कितने होंगे? 12, और सी भी कितने होंगे? 12। हमें निकालना क्या है? पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर। फिर हमें निकालना है नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। याद रहे, बेस गलती नहीं करनी है यहाँ पे। देन फॉस्फेट ग्रुप्स कितने होंगे हमारे पास? फॉस्फेट ग्रुप कितने होंगे? और हमें निकालने हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब एक चीज देखो, हमें पता है एक न्यूक्लियोटाइड, एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो बनता है एक नाइट्रोजन बेस से, एक पेंटोज से और एक फॉस्फेट ग्रुप से। तीनों एक एक होते हैं। तो अगर हमारे नाइट्रोजनस बेसिस टोटल हमारे 40 हैं, तो पेंटोज शुगर भी कितनी होगी? 40 होंगी। फॉस्फेट ग्रुप भी कितने होंगे? 40 होंगे। बेस पेयर्स कितने हैं हमारे पास? 20। तो ये तो तीनों निकल गए। अब हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकालनी है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं? अब एक चीज देखो, एडिनाइन और थाइमीन कितने हैं? 8 और 8। इनके बीच में होता है डबल बॉन्ड, यानी 8 बॉन्ड तो होंगे और एक और होगा क्योंकि डबल है, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे इनके पास? 16। अब अगर मैं ग्वानीन और साइटोसिन को देखती हूँ, ये कितने हैं टोटल? 24 हैं, यानी 12 ये और 12 ये, और इनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 12 इंटू 3 कितने हो गए? ये 36 बॉन्ड्स हो गए। तो अगर मैं टोटल बॉन्ड देखूं तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए मेरे? 16 प्लस 36 विच इज इक्वल्स टू 52। तो मेरे बेस पेयर्स भी कितने, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी कितने आ गए? 52। तो ये है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हमें एक ग्राफ दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है उस ग्राफ में? इफेक्ट ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ मास ऑफ टिश्यू, यानी कि सोल्यूट कंसंट्रेशन में मास ऑफ टिश्यू, या सिंपल कह सकती हूं साइज या शेप सेल की चेंज हुई होगी, तो वो हो रही है नहीं हो रही, कितनी हो रही है उसका इफेक्ट। ठीक है, और क्या बोल रहा है? कौन सा ग्राफ दिखाएगा कि वो आइसोटोनिक है टू 10% सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब एक चीज देखो, सीधी सीधी यहाँ पे बात हो रही है ऑस्मोसिस की। ये है मेरा एक सेल, ठीक है, इसको मैंने एक मीडियम में रख दिया। अब मान लो यहाँ पे बाहर पानी बहुत ज्यादा था, अंदर पानी था कम था। तो अब देखो क्या होगा, मैंने तीनों यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं। पहले वाले में क्या किया, यहाँ पे मैंने एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन लिया। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे देखो वाटर ज्यादा है, सॉल्ट कम है। हाइपो मीन्स कम, तो सॉल्यूट या सॉल्ट कम है। अंदर क्या है? सॉल्यूट ज्यादा है।
तो जो वाटर की मूवमेंट है वो अंदर की तरफ होगी, सेल मेरा स्वेल हो जाएगा, मास उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे वाटर अंदर ज्यादा है, यहाँ पे अंदर वाटर है और कम सॉल्यूट है, और सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है, तो दिस इज हाइपरटोनिक। तो वाटर की मूवमेंट कहाँ से होगी, अंदर से बाहर होगी, बाहर आ जाएगी, सेल मेरा श्रिंक हो जाएगा हाइपरटोनिक में। इस कंडीशन में क्या हो रही है, अंदर भी सेम है, बाहर भी सेम है, तो यहाँ पे वाटर की कोई नेट मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है ऑस्मोसिस में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो दिस इज आइसोटोनिक कंडीशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आइसोटोनिक बताना है 10% सॉल्यूट कंसंट्रेशन से। हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है 10%, यानी कि अगर ये सेल है कोई भी इस कंडीशन में, तो यहाँ पे 10% है। अब अगर बाहर भी 10% होगी तभी ये आइसोटोनिक होगा, यानी ना ही अंदर से बाहर मूव करेगा ना बाहर से अंदर मूव करेगा, तो जो साइज होगा वो सेम रहेगा, शेप जो होगी वो चेंज नहीं होगी, एज इट इज होगी। अब देखते हैं ये कौन सी कंडीशन में होगा, तो ग्राफ को हम रीड कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट देख लेते हैं परसेंटेज सॉल्यूट। सॉल्यूट की कितनी परसेंटेज बोल रहा है, 10%। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन दी सेल मास, सेल का शेप चेंज हो रहा है। अगर मैं 10% से इसको एक्सटेंड करती हूँ, यहाँ पे आया है, यहाँ पे साइज चेंज हो रहा है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है, इसको एक्सटेंड करो, जहां पे ये है ये इधर आ रहा है, जीरो क्या दिखा रहा है, नो चेंज, लेकिन चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का मतलब ये स्वेल हुआ है। स्वेल कब होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो ये ग्राफ तो हो गया हाइपोटोनिक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगेन सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, अब इसको 10 से देखते हैं। जब हम इसको 10 पे करते हैं तो ये देखो जीरो पे आता है, यानी कि नो चेंज। अब सेल की कोई शेप में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट आइसोटोनिक कंसंट्रेशन ऑफ 10% के लिए। नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं 10 को इधर करती हूं, यहां तक आया, एक्सटेंड किया, ये देखो यहाँ पे नो चेंज है, अब ये और नीचे जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल श्रिंक हो रहा है। श्रिंक कब होगा, जब वो हाइपरटोनिक में होगा, यानी कि सेल के पास ज्यादा सॉल्यूट है तो वो सोल्यूशन में डाल देगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, तो ये हाइपरटोनिक हो गया। अगर मैं लास्ट वाले केस में देखती हूं तो यहाँ पे तो अलग ही कंडीशन है, 10 इस कंसंट्रेशन में वो आया भी नहीं है, उससे पहले ही वो क्या दिखा रहा है, श्रिंक दिखा रहा है, प्लाज्मोलिसिस का केस हो जाएगा। तो ये हमारी हो जाती है सुपर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सेल यहाँ पे सेल की डेथ हो गई है, प्लाज्मोलिसिस। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा हमारा क्या बोल रहा है, which of the following graph represents cells are isotonic 10% solute concentration, so that is B, ये वाला। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपके कुछ डाउट रह गए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपके डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।